हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। हम आशा करते हैं आप बहुत ही प्रसन्न और स्वस्थ होंगे। शहर से हटकर एक रेस्टोरेंट के सामने कार पार्क करके एक युवक अपनी पत्नी के साथ रेस्टोरेंट में प्रवेश कर ही रहा था कि बाहर एक टब में जूठी प्लेटें जो सफाई के लिए टब में इकट्ठा की जाती हैं, एक व्यक्ति प्लेटों में लगे हुए नाश्ते का जूठन निकाल निकाल कर चाट रहा था। उस व्यक्ति की दाढ़ी कुछ बड़ी हुई थी, कपड़े मैले कुचैले थे, पर वह 30-32 वर्ष का नौजवान लग रहा था। उस पागल नौजवान की दयनीय दशा देखकर उस युवक को कुछ घुटन का एहसास सा हुआ। अंदर जाकर उस युवक ने कुछ जलेबियां और समोसे लिए और बाहर आकर उस पगले को देते हुए बोला, लो भाई, इन्हें खा लो। इस जूठन को क्यों खा रहे हो। पागल ने युवक की तरफ गर्दन उठाकर देखा और बोला, आप मुझे क्या खिलाओगे, खुद जाकर खा लो। मैं कोई भूखा थोड़े हूँ। मैं तो इन प्लेटों में अपने बाबूजी का बनाया भोजन ढूंढ रहा था। मैंने हर प्लेट में लगे खाने को खाया है, पर इस भोजन को मेरे बाबूजी ने बनाया ही नहीं। पर मैं भी कितना मूर्ख हूँ। मैं तो यह भूल ही गया था कि मेरे बाबूजी तो सिर्फ रोटी दाल ही बनाया करते थे। अक्सर वो खिचड़ी पकाकर मुझे बड़े प्रेम से खिलाया करते थे। वो खिचड़ी नहीं थी, वो तो उनकी तपस्या थी, जो किसी 56 भोग से कम नहीं थी मेरे लिए, क्योंकि मैंने माँ को तो कभी देखा ही नहीं। माँ बाप दोनों को मैंने बाबूजी में ही महसूस किया है। मेरे बाबूजी के पास सिर्फ साइकिल थी, आपके जैसी कार नहीं थी। ये अपनी जलेबी आप खुद खा लें। बड़े आए दानवीर, मुझे खिलाएंगे, मैं नहीं खाऊंगा तो मेरा क्या कर लोगे। और बड़बड़ाता हुआ एक ओर चला गया। वह युवक समझ नहीं पाया कि ये कैसा पागल है। वह अपना समूह लेकर हाथ में जलेबी लिए भौचक्का सा खड़ा रह गया। रेस्टोरेंट का मैनेजर बाहर का सारा माजरा देख रहा था। उसने युवक की जिज्ञासा को समझ लिया और उसे अपने पास बैठाकर उस पागल की पिछली जिंदगी के बारे में बताना शुरू किया। मैनेजर ने कहा, एक नौजवान इंजीनियर की डिग्री हासिल करके कई कंपनियों में इंटरव्यू देने के बाद भी असफल होकर नाउम्मीद हो चुका था, पर आज वह खुश था, क्योंकि जिस जॉब के लिए वह गया था वह उसे मिल गई थी। धीरे धीरे समय गुजरता गया। उसकी काबिलियत और जुनून के चलते उसे किसी न किसी बड़ी कंपनी में जॉब के ऑफर मिलते रहे और वो आगे बढ़ता रहा। उसे तरक्की का नशा सा चढ़ चुका था। उसके परिवार में सिर्फ उसके पिताजी भर थे। माताजी का स्वर्गवास हो चुका था। पिताजी की पेंशन से घर का सारा खर्च चल रहा था। उसके पिता ने कहा, बेटा राम, मेरे पास तो तू थोड़ी भी देर नहीं बैठ पाता। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुझे नौकरी मिलने से पहले हम अधिक खुश थे। आज तो हम अलग थलग से होके रह गए हैं। राम ने कहा, नहीं पिताजी, ये आप क्या सोच रहे हैं। आज हमारे पास पैसा है, स्टेटस है, सारी सुख सुविधाएं हैं। पहले क्या था, एक साइकिल ही तो थी आपके पास। कल मुंबई में एक बड़ी मीटिंग है। फॉरेन कंट्री से बड़े बड़े बिजनेसमैन मीटिंग में भाग लेने आ रहे हैं। हमारी कंपनी ने वहां मुझे भेजने का फैसला लिया है। देखना पिताजी, मैं वहां कैसा जादू चलाऊंगा। बड़ी मशक्कत के बाद तो ये अवसर मिला है। मैं आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा कम नहीं कर सकता। बेटे का कड़वा सच बड़ी बेबाकी से सुनने के बाद उसके पिताजी अवाक रह गए। शर्मा जी को बेटे से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। वह सोचने लगे, ऊंचाइयां छूने की हविस ने इसको अंधा कर दिया है। ये वही बेटा है जिसको मैंने भविष्य का श्रवण कुमार समझा था, मगर यह तो महत्वाकांक्षा का गुलाम बनकर कंस सा प्रतीत हो रहा है। अब तो ईश्वर पर भरोसा रखने के सिवा मैं और कर ही क्या सकता हूँ। 4 दिन बाद बेटा कॉन्फ्रेंस से घर वापस आ चुका था। उसने अपने पिताजी से कहा, मेरा मुंबई जाना बहुत ही सफल रहा। सभी लोग मुझसे बहुत प्रभावित थे। अरब की एक बड़ी कंपनी ने तो मुझे अरब चलने का ऑफर भी दे डाला। मैंने उसके यहाँ काम करने का उन्हें पूरा आश्वासन भी दे दिया है। अब हमारे सारे सपने पूरे होंगे। बस पिताजी, आपकी अनुमति लेनी थी।
बाकी का सारा इंतजाम तो मैं कर लिया है। शर्मा जी को जैसे सांप सूंघ लिया हो। हिम्मत करके शर्मा जी ने कहा, बेटा मेरा क्या होगा? बुढ़ापे में बीमारी और लाचारी के सिवा मेरे पास है ही क्या? इस उम्र में मुझे भी तो सहारे की बहुत जरूरत है। बेटा झुंझलाते हुए बोला, तो आप चाहते हैं कि मैं अपना करियर न बनाऊं? अरे आप चिंता ना करें पिताजी, जाने के पहले मैं आपकी कोई व्यवस्था कर दूंगा। और घर से बाहर निकल गया। शर्मा जी ने भी एक सपना संजोया था। बेटे की नौकरी लगेगी, बहू आएगी, नाती पोते होंगे, कितनी खुशी खुशी बुढ़ापा कटेगा। पर ये क्या, अब तो सब कुछ लुटता सा नजर आ रहा है। इसी कसमकस में 2-4 घंटे गुजरे होंगे कि बेटा फिर आकर बोला, पिताजी मैंने आपकी व्यवस्था एक बहुत अच्छे से वृद्धाश्रम में करवा दी है। वहां के वातावरण में आपको काफी शांति मिलेगी। लौटते वक्त मैंने सऊदी अरब की फ्लाइट भी बुक करवा ली है। मुझे आज ही रात की फ्लाइट से जाना है। आप अपने कपड़े वगैरह ले लें, बस बाकी सारी व्यवस्था वहां का मैनेजमेंट करता है। शर्मा जी को पता ही नहीं चल रहा था कि वो बेटे से क्या कहें। वो यही सोच रहे थे कि काश बेटे ने हमारा पुराना घर न बिकवाया होता तो मैं कम से कम अपने घर में तो रहता। उन्हें यह एहसास हो चुका था कि मेरा बेटा तो सचमुच कंस का ही अवतार है। आश्रम पहुंचते ही जरूरी कागजी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बाप को आश्रम में छोड़कर राम शर्मा वापस जाने लगा। पिता के आंसू नहीं थम रहे थे, क्योंकि यह अथाह पीड़ा किसी और ने नहीं बल्कि उनके बेटे ने ही दी थी। बाप ने हिम्मत जुटाकर राम से कहा, बेटा मेरी एक बात याद रखना, इन आकाश जैसी ऊंचाइयों में तो पहुंचा जा सकता है, पर ऊंचाइयों में कायम रहना तो सिर्फ ख्वाब ही हो सकता है, क्योंकि आकाश में बैठने की कोई जगह नहीं है। राम शर्मा बिना पीछे देखे ही आश्रम से चला गया। समय गुजरता रहा। अरब में राम शर्मा को कुछ दिनों तो माहौल समझने में लग गया, क्योंकि वह भारत नहीं था, वह तो विदेश था। वहाँ का कल्चर और वहाँ का कानून, राजशाही परिवेश, सारा कुछ भारत से भिन्न था। वहाँ मनमानी करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। ना वहाँ अपना कोई सगा और ना ही कोई संबंधी। वो तो पराया मुल्क था और पराये लोग थे। राम शर्मा की नौकरी की रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, पैसे भी खूब मिलते थे, पर इज्जत नाम की कोई चीज नहीं थी। वैसे भी जहाँ शरिया नामक धार्मिक कानून चलता हो, वहाँ माफी नाम की कोई चीज हो ही नहीं सकती। वहाँ कड़ी सजा का खतरा तो पग पग पर बना रहता है। आए दिन भारतीयों के हाथ काटना, कोड़े मारना या फिर यदा कदा मृत्यु दंड की खबरें उसे मिलती रहती थी। उसके अंदर एक डर सा बैठ गया था। पर राम शर्मा जी तो 3 वर्ष के अनुबंध में अरब गए हुए थे। राम जी का भारत लौटना इतना आसान नहीं था, वरना वो तो कब के भगाते। राम शर्मा को अपनी भूल का पूरा एहसास हो चुका था। जैसे तैसे समय पूरा करके बड़े बैंक बैलेंस के साथ राम शर्मा जब भारत लौटे तो पहले वो उसी वृद्धाश्रम पहुंचे और अपराध बोध के साथ मैनेजर से कहा, सर मैं शर्मा जी का बेटा राम शर्मा हूँ, मैं उन्हें लेने आया हूँ, प्लीज आप उन्हें बुला दें। मैनेजर ने ठंडी आह भरते हुए कहा, बेटा बुलाया तो उन्हें जा सकता है जो इस दुनिया में हों। शर्मा जी तो घुट घुट के 1 माह के अंदर ही इस दुनिया को छोड़ चुके थे। पुराने पते पर तुम थे नहीं, नया पता मालूम नहीं था, अतः उनका दाह संस्कार हिंदू रीति से करा दिया गया था। पर बेटा एक बात और सुन लो, शर्मा जी को मैं पिछले 30 वर्षों से जानता हूँ। शर्मा जी बहुत नेक इंसान थे। पहले मैं शहर वाले अनाथालय में नौकरी करता था। शर्मा जी का घर अनाथालय से कुछ ही दूरी पर था। लगभग 28 वर्ष पहले एक दिन सुबह किसी ने गेट खटखटाया। जब मैंने गेट खोला तो देखा शर्मा जी एक नवजात बच्चा लिए गेट पर खड़े थे। साथ में उनकी धर्मपत्नी भी थी। शर्मा जी ने कहा, भाई ये बच्चा जमीन पर लावारिस पड़ा था। हम उस बच्चे को अंदर ले आए और अन्य बच्चों के साथ पालने लगे। 2 वर्षों के बाद एक दिन शर्मा जी आए और बताया
कि उनकी पत्नी का बीमारी के चलते स्वर्गवास हो गया है। सोसाइटी के लोग बहुत जिद कर रहे हैं कि शर्मा जी आप दूसरी शादी कर लो, अभी आपकी उम्र ही क्या हुई है। पर मैं अब शादी नहीं करना चाहता, अतः आपसे गुजारिश है, जो बच्चा 2 साल पहले हमें मिला था उसे आप मुझे गोद दे दो। मेरी स्वर्गवासी पत्नी की यही अंतिम इच्छा थी। शर्मा जी ने कागजी कार्यवाही पूरी करवा के उस बच्चे को गोद ले लिया। जानते हो कि वो बच्चा कौन है? वो बच्चा कोई और नहीं, वो तुम हो मिस्टर राम शर्मा। जिन शर्मा जी ने तुम्हें अपना नाम दिया, तुम्हारी अच्छी परवरिश की, तुम्हें काबिल बनाया, तुम्हें अपना वारिस बनाया, और तुमने उन्हें क्या दिया? सुख देना तो बहुत दूर, तुमने तो उनकी अर्थी में अपना कंधा तक नहीं दिया। इतना सुनते ही राम शर्मा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और होश आने पर बुझा बुझा सा बदहवास अनार्थालय से बाहर चला गया। ये पागल वही सऊदी अरब से लौटा हुआ काबिल इंजीनियर राम शर्मा है, जो अपने पिता के गम में अपराध बोध के कारण पागल होके दर दर की ठोकरें खा रहा है। बस अपने बाबूजी को ढूंढना ही इसका मकसद रह गया है। बंगला, कार, बैंक बैलेंस सब कुछ होते हुए भी यह इतना कंगाल है कि जूठन खाने को विवश है। बाकी तो आप खुद ही देख चुके हैं कि वो किसी से कुछ लेता भी नहीं है। मैनेजर द्वारा यह घटना सुनकर युवक की आंखें नम हो गई। इस कहानी में हमने देखा कि व्यक्ति और अधिक स्टेटस बढ़ाने की तृष्णा में अपना सब कुछ गंवाकर कंगाल हो जाता है। राम शर्मा इस घटना से इतना नीचे गिर गया कि अपराध बोध के कारण अपनी खुद की पहचान ही भूल गया। हमारा यह वीडियो आपको अच्छा बुरा जैसा भी लगा हो, प्लीज कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।